कितना भी स्कोर आया अभी फर्क नहीं पड़ता। यहां से लेके नीट तक की जर्नी में मान लो आपने 50 पेपर लिखे, बहुत सारे पेपर ऐसे होंगे जहां पर आपका स्कोर, आपकी एक्सपेक्टेशन, आपकी उम्मीद, आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं आएगा, बट फिर भी आपको ये भी मालूम है कि इस बार सेक्शन बी का कॉन्सेप्ट हट चुका है। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही सेक्शन में पूरे 45 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो मान के चलना आफ्टर एवरी मॉक टेस्ट, इफ यू आर डूइंग दिस एक्सरसाइज आफ्टर एवरी मॉक टेस्ट, आप अपने फाइनल नीट के पेपर में एक क्वेश्चन की एरर को कम कर रहे हो। कि अगर आप रिवीजन में ये वाला स्ट्रेटेजी यूज करेंगे तो आपके लिए थोड़ा ज्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है। 1 साल बिताए ना, 2 साल बिताए ना, 3 साल बिताए ना, बहुत मेहनत करी है ना, सैकड़ों रातें नहीं सोए हो ना, तो फिर अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो यार कि यार अब ठीक है भाई, अब जैसा भी पेपर आएगा, मुश्किल आएगा, आसान आएगा, जैसा भी पेपर आएगा, मेरे को कोई नहीं रोक सकता। एग्जाम का डेट नजदीक आएगा ना, बहुत सारे बच्चे एंग्जाइटी में होंगे, बहुत सारे बच्चे रात को नींद नहीं आएगी, बहुत सारे बच्चे पेपर अटेम्प्ट करते समय ऐसा फील करेंगे कि शायद मैं भूल गया हूँ सारा सब्जेक्ट। नीट 2025 4 मई 2025, मई का पहला संडे, और आप सभी अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे नीट के लिए। पिछला 1 साल या पिछले 2 साल से लगे होंगे और अब तक आपने अपने सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस भी कवर कर लिया होगा और इस समय आप बहुत सारे मॉक टेस्ट अपीयर कर रहे होंगे, बहुत सारा रिवीजन कर रहे होंगे। आज का सेशन रिमेनिंग 45 डेज में हम अपनी तैयारियों को कैसे मैनेज करें, रिमेनिंग 45 डेज में अपने रिवीजन को कैसे मैनेज करें, उस पर ये सेशन रहने वाला है। ये सेशन आप सबके लिए बहुत बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सो आज से लगभग नीट तक 45 डेज का समय बचा है और हमें ये भी मालूम है कि हर सब्जेक्ट में हमें 45 क्वेश्चंस मिलेंगे। सो इन 45 क्वेश्चंस, ऑफ कोर्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जियोलॉजी, फिजिक्स, बॉटनी, जियोलॉजी एंड केमिस्ट्री, आपको ये भी मालूम है कि इस बार सेक्शन बी का कॉन्सेप्ट हट चुका है। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही सेक्शन में पूरे 45 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिनको आपको अटेम्प्ट करना है। मैं आज आपको रिमेनिंग 45 डेज में कैसे अपनी रिवीजन को मैनेज करें उस पर कुछ चीजें आपको समझाने जा रहा हूं। सो सबसे पहले मैं आपको स्कोर टारगेट की बात करता हूं। सो ऑफ कोर्स मैक्सिमम स्कोर जो हम पा सकते हैं नीट में वो 720 में से 720 है, लेकिन फिर भी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए अगर हम टारगेट स्कोर की बात करें तो लगभग 650 से ज़्यादा मार्क्स हमें चाहिए। और वो स्कोर टारगेट आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी में या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में अगर आप बाइफर्केट करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, बायो में जिसमें हमें 90 क्वेश्चंस मिलेंगे, यहां पर हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रॉन्ग करने का स्कोप नहीं है। मैं अगर बहुत ज़्यादा भी सोचूं तो 3 से 4 क्वेश्चंस का मेरे पास स्कोप है जिनको मैं गलत कर सकता हूं, और इन दैट केस मेरा स्कोर टारगेट बायो में होना चाहिए 340 प्लस। तो बहुत सारे बच्चे, आप सभी को मालूम है कि बहुत सारे बच्चे ना बायो में 360 में से 360 स्कोर लेके आते हैं, बट फिर भी अगर मैं 3 से 4 क्वेश्चंस का स्कोप यहां पे निकाल भी लूं तब भी 340 प्लस हमारा बायो में स्कोर टारगेट होना चाहिए। केमिस्ट्री में भी मैं 160 प्लस का स्कोर टारगेट मान के चल रहा हूं, अगेन अज्यूमिंग 3 to 4 क्वेश्चंस का स्कोप है मेरे पास। एंड फिजिक्स में मैं ये स्कोर टारगेट 150 प्लस का लेके चल रहा हूं। अगर आप इन तीनों को सम अप करते हैं तो ये टोटल 650 प्लस का स्कोर जाता है, और इससे ज्यादा आपको जितना भी मिलेगा आपको अपने मनपसंद की कॉलेज चूज करने का अधिकार मिलेगा भाई। तो आई एम नॉट सेइंग कि आपको 650 टारगेट करना है, मैं बोल रहा हूं कि 650 तक जाने के लिए आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में बाइफर्केशन अगर कुछ इस तरह से होगा तो आप चीजों को ज्यादा अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। नाउ हम बात करते हैं रिवीजन की। तो सबसे पहले मैं ये बोलूंगा भाई कि अपने रिवीजन को इस समय फॉर द रिमेनिंग डेज आपको 2 पार्ट्स में तोड़ना है, 2 पार्ट्स। सो 1 पार्ट ऑफ द रिवीजन इज appearing for mock test almost each of the day जो बचे हुए। Now it is not just about attempting a mock test every day. mock test मान लो आप इस मॉक टेस्ट को भी 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं। आपको पार्शियल सिलेबस का लिखना है या कंप्लीट सिलेबस का लिखना है। इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड
अगर आपने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि आपको लगता है सर मेरा तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है, तब आप कंप्लीट सिलेबस की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि सर मेरे अभी भी कुछ चैप्टर्स बाकी हैं, या फिर इफ यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द एंटायर सिलेबस इन पार्ट वाइज टेस्ट, तो आप पार्शियल सिलेबस के टेस्ट लिख सकते हैं। सो व्हेन यू आर अपीयरिंग फॉर अ मॉक टेस्ट, वो आपका 3 घंटा तो टेस्ट के दौरान लेगा ही लेगा। नाउ ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, एक टेस्ट लिखा, वो टेस्ट में जितना भी स्कोर आया उस टेस्ट को पीछे रखा, अब फिर से पढ़ाई में लग गए, अगले दिन अगला टेस्ट लिखा, उस टेस्ट को भी उठा के रख दिया। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम मिस करते हैं ना बच्चों, वो चीज है सिर्फ 3 घंटे का टेस्ट ही नहीं लिखना है यार, उसके बाद इसमें लगभग 1 से 1.5 घंटा और बिताना है, 1 to 1.5 आवर और बिताना है। किसमें? हमें रिव्यू करना है द एरर्स। इस पेपर में कितने क्वेश्चंस मेरे गलत हुए सब्जेक्ट वाइज, उन सारे क्वेश्चंस को उठाना है। वो क्वेश्चंस क्यों गलत हुए, क्या कोई सिली मिस्टेक हुआ, या फिर उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ही मुझे समझ में नहीं आया, भैया वो सबको रिव्यू करना है। रिव्यू करने के बाद मान लेते हैं आपने 10 क्वेश्चंस गलत किए थे, रिव्यू करने के बाद, और ये भी मान लेते हैं इन 10 में से आपके 5 सिली मिस्टेक से गलत हुए थे, 5 कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से गलत हुए थे। आपको क्या करना है, इन 10 के 10 क्वेश्चन को इस तरह से समझना है। एक देखो, इस रिव्यू करने का सबसे बड़ा फायदा पता है मुझे क्या लगता है, बहुत सारे बच्चों का ना एरर करने का एक पैटर्न होता है, और जब हम बार बार अपनी एरर्स को एनालाइज करते हैं ना, तो हमें उन एरर्स का पैटर्न समझ में आता है, और जब उन एरर्स का पैटर्न समझ में आता है, तब जब कोई सवाल दोबारा हमारे सामने आता है ना, सेम टाइप का एरर होने की संभावना कम होती है। और दूसरा, जिन क्वेश्चंस में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी है, उन क्वेश्चंस को जब हम समझते हैं, अपने टीचर से पूछते हैं, डाउट सेशन में पूछते हैं, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका जब हमें समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट जब हमें समझ में आ गया, तो फिर से जब वो सवाल हमारे सामने आएगा ना, तो वो सवाल हमारे गलत होने की संभावना बहुत कम हो चुकी होगी। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अटेम्प्टिंग अ मॉक टेस्ट पेपर। कितना भी स्कोर आया अभी फर्क नहीं पड़ता, यहां से लेके नीट तक की जर्नी में मान लो आपने 50 पेपर लिखे, बहुत सारे पेपर ऐसे होंगे जहां पर आपका स्कोर, आपकी एक्सपेक्टेशन, आपकी उम्मीद, आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं आएगा, बट फिर भी हर एक पेपर में जो त्रुटियां आप कर रहे हो, जो एरर्स आप कर रहे हो, उन एरर्स को अगर आपने पहचाना, वो एरर क्यों हुई और उसके बाद वो एरर नहीं होगी, ये कॉन्फिडेंस अगर आपने अपने आप को दिया, तो मान के चलना आफ्टर एवरी मॉक टेस्ट, इफ यू आर डूइंग दिस एक्सरसाइज ऑनेस्टली, रिलीजियसली, तो मान के चलना आफ्टर एवरी मॉक टेस्ट आप अपने फाइनल नीट के पेपर में एक क्वेश्चन की एरर को कम कर रहे हो। 1 क्वेश्चन जो आप गलत करने वाले थे, उस क्वेश्चन को आप करेक्ट कर रहे हो, अगर आप ऐसा करते हो तो। सर कितने मॉक टेस्ट लिखूं, यह भी एक सवाल आता है, अब से लेकर नीट तक सर मैं कितने मॉक टेस्ट लिखूं। तो भाई, इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड, अगर आपको लगता है आपके तीनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं, तब तो आपको ऑलमोस्ट एवरी डे एक टेस्ट पेपर लिखना है। और अगर आपको लगता है कि यार अभी भी मेरा रिवीजन पेंडिंग है, सारे सब्जेक्ट्स मेरे अभी कवर नहीं हुए हैं, तब आपको एवरी ऑल्टरनेट डे एक पेपर लिखना चाहिए। बट यस, एटलीस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे ईदर अ पार्शियल सिलेबस टेस्ट और अ फुल सिलेबस टेस्ट आपको लिखना ही चाहिए इन द रिमेनिंग 45 days। एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द रिविजन, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो सेकेंड पार्ट इज रिलेटेड विद रिविजन ओनली। ये है तो भैया रिवीजन ही। नाउ रिवीजन में भी वापस से हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये 3 सब्जेक्ट टारगेट करने हैं। नाउ अगेन एक बहुत आसान सी बात, बहुत कॉमन सी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। जब हम रिवीजन करते हैं ना, बहुत सारे बच्चों का रिवीजन का जो पैटर्न होता है ना, बड़ा रैंडम होता है कि यार आज मेरे को फिजिक्स पढ़ना है 4 घंटे, कोई भी चैप्टर उठाया, पढ़ते बहुत शिद्दत से हैं, वो चैप्टर उठाया, उस चैप्टर का थ्योरी पढ़ा, नोट्स पढ़ा, उसके बाद क्वेश्चंस ट्राई किया, एक्सरसाइज सॉल्व किया, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस उसके प्रैक्टिस किए, करते वो ठीक से ही है रिवीजन, बट देन ऑल्सो वो पैटर्न बड़ा रैंडम होता है कि आप किसी भी दिन आपने बिना कुछ डिसाइड किए कोई भी चैप्टर उठाया और वो चैप्टर उठा के आपने रिवीजन करना शुरू कर दिया। यहां पर मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाने जा रहा हूं कि अगर आप रिवीजन में ये वाला स्ट्रेटेजी यूज करेंगे तो आपके लिए थोड़ा ज्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल मान लेते हैं फिजिक्स उठाते हैं,
जो काम मैं फिजिक्स के लिए बताने जा रहा हूं वही काम आपको करना है हर एक सब्जेक्ट के साथ, केमिस्ट्री भी बायो भी। आपको सबसे पहले फिजिक्स में मान लेते हैं 30 चैप्टर है हमारे पास टू बी रिवाइज्ड। आपकी ये जो 1 साल 2 साल 3 साल की जर्नी रही है नीट 2025 लिखने से पहले की, इस जर्नी में आपने इन चैप्टर्स को पढ़ा है, रिवाइज भी किया है, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए, इनके टेस्ट पेपर भी लिखे हैं, तो आपको ना मोटा मोटा एक आइडिया है कि इन 30 चैप्टर में से सर ये 15 चैप्टर तो मेरे ऐसे हैं जिनको ना अगर मैं एक बार ना भी देखूं, यहां से लेकर नीट तक मैं लिखने भी चला जाऊं सीधा नीट, तब भी सर मैं उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को बहुत आराम से अटेम्प्ट कर लूंगा। चैप्टर्स वेयर यू आर 100% कॉन्फिडेंट, जहां पे आपका कॉन्फिडेंस पूरा 100% है, उन चैप्टर्स को आपको रखना है प्रायोरिटी 3 में। जिन चैप्टर्स में यू फील कि मेरा कॉन्फिडेंस कम है, चैप्टर्स विद लेस कॉन्फिडेंस, इनको आपको रखना है प्रायोरिटी 2 में। और जिन चैप्टर्स के लिए आपको लगता है वेयर यू नीड टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस, चैप्टर्स वेयर यू नीड टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस, कि सर कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा सर इन चैप्टर्स में, मुझे थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है इन चैप्टर्स के साथ, उनको आपको रखना है प्रायोरिटी 3 में, नॉट प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 1 में। ये बहुत बेसिक सी बात है, जो मैंने अभी बोला वो बहुत मुश्किल बात नहीं है भाई। हर एक बच्चा बैठ के अगर आंख बंद करके 10 मिनट सोचेगा ना, चैप्टर्स की लिस्ट को सामने रख के जब सोचेगा, तो उसको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि यार ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें ना मैं बहुत आसानी से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकता हूं, इनमें मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। ये चैप्टर्स ऐसे हैं सर जिनमें कभी सवाल हो जाता है मुझसे करेक्ट, कभी नहीं होता है। और ये चैप्टर्स तो ऐसे हैं सर जिनका कोई सवाल अगर मेरे सामने आता है तो उससे मुझे डर लगता है। आपको हर सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स को ना इन 3 प्रायोरिटीज में डिवाइड करना है। और सबसे पहले जब आप रिवीजन कर रहे हो ना, आपको प्रायोरिटी 1 के चैप्टर्स उठाने हैं। मान लेते हैं ये बहुत ज़्यादा चैप्टर नहीं होंगे, मान लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला के टोटल 90 चैप्टर्स हैं। आप अगर बहुत ध्यान से सोचोगे समझोगे तो आपको मुश्किल से 10 से 12-15 चैप्टर मिलेंगे इस कैटेगरी में, जिनको आपको प्रायोरिटी 1 में रखना है। सो फॉर नेक्स्ट 10 डेज आपको इन्हीं 10, 12, 15 चैप्टर्स को उठाना है जहां पे आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की आवश्यकता है। सर बहुत सारे जगह तो हम ये सुनते हैं, या बहुत सारी जगह हमने ऐसा देखा है कि जिन चैप्टर्स में कॉन्फिडेंस नहीं है उनको हम छोड़ ही देते हैं। इनफैक्ट हम काम करते हैं अपनी स्ट्रेंथ पे, हम काम करते हैं उन चैप्टर्स पे जहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस हाई है या फिर भी रिलेटिव टू दीज चैप्टर्स अच्छा है। तो बेटा जी यहाँ पर मेरी एक बात ये है कि 10-12 चैप्टर अगर टोटल चैप्टर्स हैं तो इन दैट केस 10-12 क्वेश्चंस होंगे मिनिमम में अगर मैं बात करूँ। और 10-12 क्वेश्चंस का मतलब है आप ऑलरेडी अपने पेपर में 720 में से 50 से 60 या 40 से 50 नंबर का सिलेबस तो छोड़ के ही जा रहे हो। नाउ नीट के पेपर में अगर आप पिछले 5-6 साल को देखोगे तो नीट के पेपर में ये स्कोप नहीं है हमारे पास। ये मैं अपनी क्लासेस में भी आपको बार बार बताते आया हूं कि नीट का पेपर वैसा पेपर नहीं है जहां पे हम सिलेक्टिव स्टडी कर सके। हमें पूरा सिलेबस पढ़ना है, थॉरोली पढ़ना है, ताकि हम एग्जाम वाले दिन पूरा पेपर 720 में से 720 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर पाए। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन उस दिन आप अटेम्प्ट ना करना चाहो, थोड़ा डाउट हो दिमाग में, बट यस हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि हम 720 में से 720 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर पाए। तो ये स्कोप तो है नहीं कि सर मैं इनको छोड़ दूं, छोड़ तो नहीं सकते भाई, छोड़ नहीं सकते। अभी समय भी हमारे पास। मैंने क्या कहा, अगले 10 दिन तक आपको हर सब्जेक्ट के वो चैप्टर्स को रिवाइज करना है जिन चैप्टर्स में आपको लगता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की आवश्यकता है। एंड अलॉन्ग विद रिवाइजिंग दीज चैप्टर्स, नाउ रिवीजन क्या होता है सर? रिवीजन क्या होता है? रिवीजन होता है भैया पहले चैप्टर के नोट्स पढ़े, नोट्स में अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो उस कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करी, अपने टीचर से पूछा, उस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करी, और अगर कोई पेपर अवेलेबल है आपके पास उन चैप्टर से तो उस पेपर को सॉल्व किया। यही एक्सरसाइज है जिससे आप इन 10 से 12 चैप्टर्स में अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाओगे। नाउ फॉर नेक्स्ट 10 डेज, इसके बाद जब आपने ये कर लिया, पहली बात तो आपका कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा भाई। आपको लगेगा कि यार मेरे वो चैप्टर भी अब तैयार हैं जहां पे मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। इसके बाद नाउ नेक्स्ट 10 डेज
आपको उठाने हैं प्रायोरिटी नंबर 2 के चैप्टर्स, जहां पे कॉन्फिडेंस थोड़ा कम था, लगता था कि यार हो भी सकता है सवाल इस चैप्टर से आएगा, तो नहीं भी हो सकता। आपको प्रायोरिटी 2 के चैप्टर्स उठाने हैं एंड देन फॉर नेक्स्ट 10 डेज प्रायोरिटी 3 के चैप्टर्स उठाने हैं। मैंने इसके लिए, सर इसमें तो मुझे ऑलरेडी 100% कॉन्फिडेंस है, टाइम कम लगेगा। टाइम कम तो लगेगा भाई, लेकिन इसी कैटेगरी में जब आप अपना एनालिसिस करोगे कि कौन से चैप्टर मेरे ऐसे हैं जहां पे कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की जरूरत है, कौन से चैप्टर ऐसे जहां पे कॉन्फिडेंस है ही नहीं, कौन से चैप्टर ऐसे जहां पे लेस कॉन्फिडेंस है, और कौन से चैप्टर ऐसे जहां पे मैं 100% कॉन्फिडेंट हूं, तो आप देखेंगे मैक्सिमम चैप्टर या बहुत बड़ा फ्रैक्शन ऑफ चैप्टर आपका इस कैटेगरी में आएगा। तो यहां पर मैंने 10 दिन इसलिए रखे हैं क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ चैप्टर्स बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। सो यहां से लेके 30 डेज का प्लानर मैंने आपका बना दिया रिवीजन का। इन 30 डेज में आपको हर सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन 3 कैटेगरी में डिवाइड करके रिवाइज करना है। सर आपने तो बहुत मुश्किल काम बता दिया। नहीं भाई, मुश्किल नहीं है, मैंने वही बताया जो आप करने जा रहे थे, बस आप करते रैंडम तरीके से, या नॉट ऑल ऑफ यू, बहुत सारे बच्चे रैंडम तरीके से करते। मैंने उसको बोला यार थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए। ये बहुत फ्रूटफुल एक्सरसाइज साबित होगी। एंड अलॉन्ग विद दैट एवरी डे या ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे, जिन बच्चों की तैयारी थोड़ी कम है अभी और उनको लगता है रिवीजन में ज़्यादा समय मुझे देना चाहिए, उनको एवरी ऑल्टरनेट डे एक मॉक टेस्ट पेपर अपीयर करना है। वो पार्शियल सिलेबस भी हो सकता है, कंप्लीट सिलेबस भी हो सकता है, लेकिन मैंने ये भी बताया कि सिर्फ पेपर अटेम्प्ट करना पर्याप्त नहीं है भाई। पेपर अटेम्प्ट करने के साथ साथ उस पेपर की एरर्स का एनालिसिस करना, उसको रिव्यू करना, वो त्रुटियां क्यों हुई, वो एरर्स क्यों हुई, और उन कारणों पे काम करना, ताकि मैंने बोला हर एक पेपर में आप मान के चलना नीट के पेपर में होने वाली एक त्रुटि को, एक एरर को कम करने जा रहे हो। ये मैंने 30 डेज का प्लान बताया। नाउ लास्ट 15 डेज, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो हमेशा यही बोलता हूं भाई कि लास्ट 15 डेज, नीट से पहले 15 दिन, मान लेते 20 अप्रैल को, पहली बात आपकी तैयारी वैसी होनी चाहिए कि 20 अप्रैल को ये बोलो आप कि सर मेरा पेपर कल ले लो नीट का, या आज ले लो, अभी ले लो। मतलब ये लास्ट 15 डेज के लिए हमें बचा के कुछ नहीं रखना है भाई। क्योंकि जब हम रिवीजन ऐसा प्लान करते हैं कि लास्ट 15 डेज के लिए अगर हमने बहुत सारा बचा लिया ना सिलेबस, तो फिर कॉन्फिडेंस गायब हो जाएगा भाई। उस समय हाथ पैर फूलेंगे, उस समय ऐसा लगेगा कि नहीं हो पाएगा मुझसे, या नहीं हो रहा मुझसे। तो कोशिश तो ये करें कि अगले 30 दिन में आप ये सारा काम कंप्लीट करें, ताकि नीट के 15 दिन पहले आपको ये लगे कि यार आज पेपर ले लो मेरा, अब कोई टेंशन नहीं है, मेरा पूरी तैयारी है, मैं पेपर देने के लिए तैयार हूं। तो सर फिर मान लो ऐसी स्टेज पे भी मैं आ गया, अब मैं क्या करूं लास्ट 15 डेज? ना, लास्ट 15 डेज आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट पेपर अपीयर करने हैं। कितने, कोई लिमिट नहीं है, बट यस 2 पेपर्स एवरी डे, कम से कम 2 पेपर। बहुत सारे बच्चे 3 पेपर भी लिख लेते हैं एक दिन में व्हेन दे आर कंप्लीटली प्रिपेयर्ड, बट मैं कहूंगा कम से कम 2 पेपर हर दिन लिखें, एंड अलोंग विद द एरर एनालिसिस। भैया ये तो वो चीज है जो बोलते नहीं है, बड़े बूढ़े भी बोलते हैं कि यार हमेशा जब भी आगे बढ़ो तो अपनी त्रुटियों पे, अपनी खामियों पे काम करते जाओ। तो ये तो वैसी चीज है जो हर एक पेपर के बाद जब आप एनालिसिस करोगे, अपनी एरर्स को पहचानोगे ना, आपको खुद को लगेगा कि सर मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा नंबर ऑफ एरर्स जो मैंने पिछले पेपर में किया था ना, अगले पेपर में कम होने वाली है। ऐसा आपको हर पेपर के बाद फील आएगी, प्रोवाइडेड आप अपना एरर एनालिसिस बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हो। सो और टिल नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, मैंने सेशन बहुत क्विक रखा है ताकि मैं जरूरी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा पाऊं। टिल नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, 45 डेज हमारे पास बचे हैं, 45 क्वेश्चंस हमारे पास आने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी की मैं बात करूं। स्कोर टारगेट ऐसा करें कि बायो में आपका आइडियली तो एक भी मार्क्स कटना नहीं चाहिए भाई। बायो में 360 में से 360 ही टारगेट करना है, बट फिर भी अगर आप सोचते हैं कि एटलीस्ट आई क्रॉस द थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ स्कोर, जहां पे मेरे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का तो अश्योरेंस हो जाए, वहां के लिए भी आप 340 प्लस स्कोर बायो में टारगेट करें, 160 प्लस केमिस्ट्री में और 150 प्लस स्कोर करें फिजिक्स में टारगेट। और उसके बाद हमने रिवीजन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 1 पार्ट इज अपीयरिंग फॉर मॉक टेस्ट एवरी डे और एवरी ऑल्टरनेट डे एंड एनालाइजिंग द एरर्स, रिव्यू करना है उस पेपर को पेपर के बाद। और सेकेंड पार्ट इज रिवीजन
हर सब्जेक्ट को जब हम रिवाइज करेंगे तो हम उस सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। प्रायोरिटी 3 वो चैप्टर जिनमें कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, प्रायोरिटी 2 वो चैप्टर जहां पे कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है, और प्रायोरिटी 1 जहां पे कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की आवश्यकता है। ऐसा करने के बाद पहले 10 दिन आप प्रायोरिटी 1 के चैप्टर्स उठाएंगे, अगले 10 दिन प्रायोरिटी 2 के चैप्टर्स उठाएंगे, अगले 10 दिन प्रायोरिटी 3 के चैप्टर्स उठाएंगे। 30 दिन के बाद रिमेनिंग 15 days आइडियली शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर नीट, एंड देन इन दीज 15 days आपको कम से कम 2 पेपर लिखने हैं हर दिन, और उसके साथ साथ अपना एरर एनालिसिस करते जाना है। एक टीचर के तौर पे जो मैंने बताया वो कोई बहुत नई बात नहीं है। आप अपनी क्लासेज में भी अपने सभी अध्यापकों से, सभी टीचर से यही सारी बातें सुनते होंगे। बट जब टीचर्स बोलते हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब हम क्लासेज में पढ़ाते हैं ना, ये मेरे मन की बात है, सारे बच्चों से मैं बोलता भी हूँ क्लास में, एंड दिस इज वैलिड फॉर एवरी टीचर हु स्पेंड्स अ ईयर और 2 years विद सेम क्लास टीचिंग देम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स और व्हाटएवर सब्जेक्ट। पता है यार, हम लोगों को ना ये सारी शक्लें साल भर देखते देखते ना इनसे बहुत लगाव हो जाता है, इनसे बहुत अटैचमेंट हो जाता है। और इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ हर व्यक्ति जो आपको पढ़ाने आता है ना, वो सिर्फ यही सोचता है कि जितनी शक्लें मैं देख रहा हूं ना यार, इन सभी को इनका रास्ता मिल जाए, इन सभी को इनकी मंजिल मिल जाए, इन सभी को दे गेट देयर पाथ टू गो अहेड, आगे बढ़ने का। और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। हर साल यू विल नेवर फाइंड अ टीचर जो कभी ये सोचे कि यार ये फलाने बच्चे का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होता ऐसा। टीचर के तौर पे हर टीचर हमेशा यही चाहता है कि वो जिन भी बच्चों को पढ़ा रहा है, वो जिन भी बच्चों से कनेक्टेड है, वो उन सभी बच्चों के लिए हमेशा ये सोचता है कि उनको सफलता का रास्ता मिले। और ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं इन अ क्विक मैनर, ये सारी चीज़ें आपको अपनी रिमेनिंग जर्नी फॉर नीट 2025 हेल्प करेंगी। मेरी तरफ से मैं 1-2 चीज़ें और बोलना चाहूँगा कि यार ठीक है, मैंने आपको कुछ कुछ बताया कि आपको ऐसे ऐसे पेपर अटेम्प्ट करने हैं, ऐसे एरर एनालिसिस करना है, आपको साथ साथ ऐसे अपना रिवीजन प्लान करना है। मैंने आपको कुछ कुछ बातें बताई, बट इन सब बातों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें पता है क्या है? आपका अपने ऊपर आत्मविश्वास। यार आपने 1 साल बिताया ना, 2 साल बिताए ना, 3 साल बिताए ना, बहुत मेहनत करी है ना, सैकड़ों रातें नहीं सोए हो ना, तो फिर अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो यार। अपने आप पे इतना आत्मविश्वास रखिए कि यार अब ठीक है भाई, अब जैसा भी पेपर आएगा, मुश्किल आएगा, आसान आएगा, जैसा भी पेपर आएगा, मेरे को कोई नहीं रोक सकता। आपको ये कॉन्फिडेंस, ये आत्मविश्वास हमेशा रखना है। एक और बहुत कॉमन सी बात है, जैसे जैसे एग्जाम का डेट नजदीक आएगा ना, बहुत सारे बच्चे एंग्जाइटी में होंगे, बहुत सारे बच्चे रात को नींद नहीं आएगी, बहुत सारे बच्चे पेपर अटेम्प्ट करते समय ऐसा फील करेंगे कि शायद मैं भूल गया हूँ सारा सब्जेक्ट। बट ये सारी चीज़ें भी ना बहुत नेचुरल हैं। तभी तो बोलते हैं ना, नीट का एग्जाम सिर्फ नॉलेज का एग्जाम नहीं है, नीट का एग्जाम सिर्फ एक्यूरेसी का भी एग्जाम नहीं है। एक्यूरेसी तो रखनी ही रखनी है भाई। नीट का एग्जाम इस बात का भी एग्जाम है दैट क्या आप अपनी नर्व्स को होल्ड करने में काबिल हो कि नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें होंगी आप लोगों के साथ अभी बचे हुए दिनों में। तो मेरी तरफ से यही कहना है, होल्ड योर नर्व्स, रिवाइज द एंटायर सिलेबस प्रॉपरली, बहुत सारे टेस्ट पेपर लिखो, उनमें जो एरर्स है उनको एनालाइज करो, अपनी एरर्स को, अपनी त्रुटियों को पहचानो, उस पर काम करो। एवरी डे यू विल फाइंड कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जा रहा है, और फिर कोई नहीं रोक सकता भाई। पक्की बात है, नीट 2025 आपका है, आपका ही रहेगा। बहुत अच्छे से आपका पेपर भी होगा, और आपने जो भी सोचा हुआ है, मैं ये भी प्रे करूंगा कि वो सब आपको मिले। सो मेरी तरफ से सभी नीट 2025 एस्पिरेंट्स को ऑल द वेरी बेस्ट। हम लोग टिल द नीट 2025 बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।